आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ट्रंप का टैरिफ बम, नेपाल में जेंजी प्रदर्शन, शी पुतिन मोदी की तिकड़ी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल किरकिरी, आतंकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की मार, बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी हिट, कैसे टूट गया लालू परिवार, एसआईआर पर घमासान, नवीन को बीजेपी की कमान। देखिए 2025 की 25 सबसे बड़ी सियासी घटनाएं जो इस साल सुर्खियों में रही। पिछले साल जब आम चुनाव समाप्त हुए तब से चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है और जल्द ही पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी ने देश भर में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी गति से चलती रही। लगभग 1.5 साल बाद बीजेपी ने सबको चौंकाया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया और उसी दिन शाम को बिहार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। सारे बड़े नामों पर जारी अटकलें थम गईं और राजनीतिक विश्लेषकों को बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाया। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। 5 बार के बिहार विधायक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे अभी 45 साल के हैं। इन दोनों नियुक्तियों को बीजेपी आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर संगठन में मजबूती लाने और सामाजिक आधार का विस्तार करने की रणनीति के तहत देख रही है। 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की है। एनडीए ने कुल 243 सीटों में से 204 सीटों पर कब्जा जमाया, जिसमें अकेले बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का खिताब हासिल किया। जदयू को 83 सीटें मिली, जबकि सहयोगी दलों एलजेपी-आर ने 19 और हम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ बीजेपी ने बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। एनडीए का वोट शेयर रहा 46.7%, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 37.5% वोट मिले। विपक्षी गठबंधन को महज 35 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस को महज 6 सीटें। इस जीत के बाद 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना ने देश भर में सियासी और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया। 15 दिसंबर को पटना स्थित संवाद कार्यक्रम के दौरान जब आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने पहुंची तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब हटाने का इशारा किया और खुद ही हिजाब हटाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और इस पर घमासान मच गया। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया। आरजेडी, कांग्रेस, मुस्लिम नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने इसे महिला की इज्जत और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। आरजेडी ने नीतीश को मेंटल स्टेट अनस्टेबल कहा। हालांकि बीजेपी ने इसका बचाव किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर नौकरी लेने जा रही है तो चेहरा दिखना चाहिए। इस साल संसद का शीतकालीन सत्र जितना हंगामों को लेकर चर्चा में रहा, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हुई जिसमें पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के कई सांसद चाय पार्टी करते नजर आए। लोकसभा स्पीकर द्वारा बुलाई गई टी पार्टी में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओम बिरला के साथ बैठी नजर आई। बैठक के दौरान कई हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की एक जड़ी बूटी का सेवन एलर्जी से बचने के लिए करती हैं। इस पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। बैठक के दौरान धर्मेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि संसद सत्र थोड़ा और लंबा चल सकता था। इस पर प्रधानमंत्री ने मजाक करते हुए कहा कि सत्र इसलिए छोटा रखा गया ताकि आपका गला ना दुखे। इस टिप्पणी पर सांसदों में हंसी फैल गई। इस साल देश में वोट चोरी का मुद्दा मुख्य रूप से 7 अगस्त 2025 को उठा, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग और सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और हालिया विधानसभा चुनावों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को निराधार बताया। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान चलाया, जिसमें करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। विपक्ष खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये नाम जानबूझकर एक साजिश के तहत हटाए गए हैं ताकि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सके। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर 17 अगस्त 2025 को सासाराम, बिहार से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी। इस 16 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की शाखा के रूप में काम कर रहा है।
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी BVG रामजी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन चुका है। नए कानून में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। पहले केंद्र अनस्किल्ड मजदूरी का पूरा खर्च उठाता था, लेकिन अब सामान्य राज्यों में 60% केंद्र और 40% राज्य खर्च उठाएगी। वहीं उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों में 90-10 का अनुपात होगा। हालांकि इस बिल पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके, लेकिन हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। लोकसभा में 14 घंटे चर्चा और राज्यसभा में रात 12 बजे तक इस बिल पर चर्चा चली थी। ये 20 साल पुराने मनरेगा की जगह ले चुका है। हालांकि इस बिल के कानून बनने के बाद भी विपक्षी प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि नए नियमों से काम की गारंटी कमजोर होगी, राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा और केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा। 2025 में लालू यादव परिवार में बड़ी कलह सामने आई। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल किया गया। फिर लालू को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य घर छोड़कर रोती हुई चली गई। दरअसल तेजस्वी यादव और उनके आसपास रहने वाले लोग लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुसीबत बन गए हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू ने निकाला तो ये आरोप सामने आया था। इसके बाद लालू यादव को दूसरा जीवन देने वाली रोहिणी आचार्य ने भी यही आरोप लगाया था। दरअसल एक लड़की के साथ वायरल वीडियो के आधार पर लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और आजीवन परिवार से बाहर कर दिया। तेज प्रताप यादव पर दहेज प्रताड़ना का केस पहले से चल रहा है। पिछले दिनों जब तेज प्रताप यादव वैशाली के महुआ से अपनी नई पार्टी के नाम पर चुनाव में उतरे तो लालू परिवार से केवल रोहिणी ने ही अपने भाई के लिए शुभकामना संदेश दिया। कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर तेजस्वी के आसपास रहने वाले लोगों ने परिवार में विवाद बढ़ा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में तेज प्रताप यादव की हार हुई। राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरह सिमट गया। सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी के नेतृत्व में एक बड़ा ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। आंदोलन की वजह सरकार द्वारा 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध था। युवाओं में नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ गहरा गुस्सा था। बढ़ती बेरोजगारी दर और बेहतर अवसरों की कमी ने युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। 8-9 सितंबर 2025 को काठमांडू के मैतीघर मंडला और संसद भवन के पास हजारों छात्र और युवा जमा हुए। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई और झड़पों में कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। भारत में 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को दिए गए इस्तीफे के कारण समय से पहले कराया गया था। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। विपक्ष ने इस चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई करार दिया था। वहीं एनडीए ने जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से थे, जिसे सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से दक्षिण भारतीय मतदाताओं और क्षेत्रीय राजनीति को साधने की एक कोशिश के रूप में देखा गया। चुनाव परिणामों के बाद सबसे बड़ी राजनीति क्रॉस वोटिंग को लेकर हुई। एनडीए को अपनी कुल सदस्य संख्या 427 से कहीं अधिक 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के दावे के बावजूद उनके उम्मीदवार को केवल 300 वोट ही मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ मुलाकात 2025 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक रही। सितंबर में चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की चीन यात्रा ऐतिहासिक रही। ये 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की पहली चीन यात्रा थी। शिखर सम्मेलन के दौरान एक खास पल तब आया जब राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का 10 मिनट का इंतजार किया और फिर दोनों नेता एक ही कार में बैठकर गए। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद के बाद के संबंधों को सामान्य बनाने और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। इस त्रिपक्षीय मुलाकात को अमेरिका की व्यापारिक नीतियों, विशेषकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 4 से 5 दिसंबर 2025 तक भारत का 2 दिवसीय दौरा किया था। ये यात्रा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हुई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा थी। ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका रूस के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था। इस दौरान पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए भारत में मुफ्त टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा की। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
हालांकि तेल खरीद पर कोई बड़ा नया समझौता सामने नहीं आया। भारत यात्रा के दौरान पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और माल्यार्पण किया। इस यात्रा ने पश्चिमी देशों के बहिष्कार के बावजूद भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और दोनों देशों के बीच अस्थायी संबंधों को दर्शाया। दो 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में 62 सीटों पर जीतने वाली पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने इस बार 40 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर के अलावा पार्टी के टॉप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों का खामियाजा भी उठाना पड़ा। यही वजह रही कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता तक खोलने में नाकाम रही। आम आदमी पार्टी के उदय से पहले लगातार 3 बार शीला दीक्षित की अगुवाई में दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से 1 सीट तक के लिए तरस गई है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ। इस बार टारगेट थे निहत्थे पर्यटक, वे लोग जो प्रकृति की गोद में सुकून की तलाश में आए थे। 26 लोगों की दर्दनाक हत्या जैसे हमले ने एक बार फिर हमारे जख्मों को कुरेद दिया। पाकिस्तान की यह नापाक हरकत दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश थी कि आतंक फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत सिर्फ मातम नहीं मनाया, बल्कि पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर दिया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट किया, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अब सहेगा नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगा, वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंक के 9 ठिकाने तबाह हो गए। 7 मई 2025 की तड़के भारतीय वायुसेना और थल सेना ने पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में बहावलपुर, मुरीद के कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया गया। करीब 20 साल बाद अलग थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक बार फिर सार्वजनिक मंच साझा किया। 5 जुलाई 2025 को प्राथमिक विद्यालयों में 3 भाषा नीति को वापस लेने के बाद महाराष्ट्र सरकार के फैसले का जश्न मनाने के लिए मुंबई में एक विशाल विजय सभा के लिए एक साथ आए। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे मराठी पहचान और भाषा की अपनी मजबूत वकालत के लिए जाने जाते हैं। ठाकरे ब्रदर्स इससे पहले आखिरी बार 2005 में मालवन विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक साथ मंच पर देखे गए थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के बाद हुआ था। उसी साल बाद में राज ठाकरे ने पार्टी से नाता तोड़ लिया और 2006 में एमएनएस का गठन किया। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त रैली को शिवसेना ऐतिहासिक बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साल 2025 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा विजयादशमी के दिन की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि विजयादशमी पर संघ की स्थापना कोई संयोग नहीं था, यह हजारों सालों से चली आ रही परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की विचारधारा है कि जो कोई भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वो भारतीय संस्कृति की इज्जत करता है। जब तक इस हिंदुस्तान की धरती पर एक भी व्यक्ति जिंदा है जो भारतीय पूर्वजों की महिमा में विश्वास रखता है और उसका सम्मान करता है, तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हालांकि इन 100 सालों में आरएसएस ने एक लंबी यात्रा जरूर तय की, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के दौर में संघ और संघ से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर आज भी वो सवालों के घेरे में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति को कड़ाई से लागू किया। उन्होंने चीन, कनाडा और मेक्सिको के साथ व्यापार युद्ध शुरू किया और कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए। भारत पर भी रूसी तेल खरीद और व्यापार के कारण 50% तक टैरिफ लगाए गए। भारत पर 50% टैरिफ थोपने वाले ट्रंप को लगा था कि वो हिंदुस्तान का घमंड तोड़ देंगे और उसे घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा नवंबर का निर्यात अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। भारत का निर्यात डेटा देखकर ट्रंप भी हैरान होंगे। उनको ये हैरानी होनी भी चाहिए, लेकिन भारत के लिए ये इतना आसान भी नहीं था। हिंदुस्तान ने टैरिफ से निपटने के लिए ऐसी कई रणनीतियां बनाई जो कारगर साबित हुई।
भारत ने टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई, जिनमें निर्यात को विविधतापूर्ण बनाना, जीएसटी सुधारों का लाभ उठाना और रुपए की गिरावट का उपयोग करना शामिल था। इन उपायों से भारत के निर्यात में वृद्धि हुई और अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीतकर दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्होंने उद्योगपति एलन मस्क को विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। ट्रंप के चुनावी वादे के मुताबिक दूसरे कार्यकाल में ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGI भी बनाया, जिसका उद्देश्य बेफिजूल सरकारी खर्चों में कटौती करना था। मस्क को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई। समय बीतता गया और इस दौरान उपजे तमाम विवादों को नजरअंदाज करते हुए मस्क ने ट्रंप की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मस्क ने खुद ही ट्रंप प्रशासन से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। वजह थी ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल का एलन मस्क ने खुलकर विरोध किया था। इस बिल से टेस्ला को $1.2 अरब का नुकसान होने का अनुमान था। मस्क और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में हुई थी। ट्रंप के चुनावी अभियान को एलन मस्क ने ही फंड किया था और सरकार गठन के बाद व्हाइट हाउस के कई बड़े फैसलों में मस्क का हस्तक्षेप था। सरकार में दखलंदाजी का असर मस्क को विरोध के रूप में भी झेलना पड़ा और इसका असर उनके बिजनेस, खासतौर पर टेस्ला पर पड़ा था। इतना ही नहीं, एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम को अमेरिकी एयर ट्रैफिक सिस्टम में शामिल करने का प्रस्ताव फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने खारिज कर दिया। इससे मस्क को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद तो दोस्ती में तलवार खिंच गई। भारत में जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए, जिन्हें जीएसटी 2.0 सुधारों के रूप में 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद लिए गए इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य टैक्स संरचना को सरल बनाना और आम जनता पर बोझ कम करना था। पहले 4 टैक्स स्लैब थे, जिसे हटाकर 3 स्लैब किया गया। आवश्यक वस्तुओं पर दैनिक उपयोग की चीजों को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया। एसी, 32 इंच से बड़ी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सीमेंट और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें अब 18% टैक्स पर हैं, जो पहले 28% पर था। आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। तंबाकू उत्पाद, SUVs, निजी जेट पर अब 40% जीएसटी लगता है। रिटर्न फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया को भी सरल और तेज किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कानून बन चुका है। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल को तड़के और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को तड़के इसे मंजूरी दी गई। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि ऊपरी सदन में इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। नए वक्फ कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण से रोकना है। सरकार का कहना है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून पूरे देश में लागू हो गया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित उपयोग को लेकर नई दिशा मिलेगी। इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नए प्रावधान के तहत वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 4 अगस्त को निधन हो गया। झारखंड के संथाल आदिवासी समुदाय में जन्मे शिबू सोरेन का बचपन संघर्ष से भरा था। 1973 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसका उद्देश्य बिहार के जंगल और आदिवासी इलाकों से अलग झारखंड राज्य बनाना था। लगभग 3 दशकों के संघर्ष के बाद उनका उद्देश्य साल 2000 में हासिल हुआ था। 1980 से 2019 तक दुमका सीट से चुनाव लड़कर वो कई बार लोकसभा पहुंचे थे। 2019 में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वो 3 बार साल 2005, 2008-9 और फिर 2009-10 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड ने ऐसा अध्याय लिखा जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने सामान्य नागरिक संहिता को विधानसभा में पारित कर लागू कर दिया। ये केवल एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता की दिशा में एक सशक्त पहल है। इसका उद्देश्य है विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों में कोई भेदभाव न हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। यूसीसी के तहत अब उत्तराखंड में विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार पर एक समान कानून होगा। बहुविवाह और एक तरफा तलाक पर रोक होगी। बेटी और बेटे को समान संपत्ति अधिकार दिया गया। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। किसी भी नागरिक को बच्चे को गोद लेने का समान अधिकार दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दक्षिण अफ्रीका G20 समिट ने पहली बार ग्लोबल साउथ को एकजुट कर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दी। अफ्रीका की अस्थायी सदस्यता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा मॉडल, फाइनेंस और सप्लाई चेन रिफॉर्म जैसे फैसलों ने अमेरिका यूरोप का दबदबा कमजोर किया। अब दुनिया के नियम भारत अफ्रीका जैसे उभरते देशों की प्राथमिकताओं पर बन रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल साउथ के हाथ में शिफ्ट हो रहा है। इतिहास गवाह है कि सदियों से दुनिया के नियम चंद अमीर देश तय करते आए हैं, लेकिन 22 और 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसने पुरानी विश्व व्यवस्था की नींव हिला दी। पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। ये महज एक बैठक नहीं थी, ये ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन था। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाले आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाने की घटना इस साल की बड़ी घटना रही। ISI के लिए काम करने वाले और लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी हुजी जैसे आतंकी संगठनों से करीब से जुड़े रहे तहव्वुर राणा को लेकर जब विमान दिल्ली पहुंचा तो NIA की टीम ने उसे UAPA के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। राणा को अमेरिका से विशेष विमान में MSG कमांडो के सुरक्षा के घेरे में लाया गया। वहीं अमेरिका में उसे अमेरिकी स्काई मार्शल की निगरानी में विशेष विमान तक पहुंचाया गया था। आतंकवाद के मामले में अमेरिका से भारत को ये पहला प्रत्यर्पण था। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में ताज, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, चबाड़ हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर हमले किए थे। इनमें मारे गए 166 लोगों में अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली नागरिक शामिल थे। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चले महाकुंभ मेले की तस्वीर ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया। 144 साल के महासंयोग का बना ये मेला बेहद भव्य और दिव्य रहा। इस महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश से लोग पहुंचे। PM मोदी ने भी डुबकी लगाई। CM योगी की शानदार व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब इतने लोग एक साथ एक जगह नजर आए। PM मोदी ने इसे एकता का महायज्ञ कहा था। पहली बार महाकुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्विन तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। ये प्राचीन परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक अनूठा संगम था। इस महाकुंभ मेले में अलग अलग रंग देखने को मिले। महाकुंभ में माला बेचने आई मोनालिसा को दुनिया ने पहचाना। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया लाइमलाइट में आ गई। IIT इंजीनियर बाबा ने लोगों को चौंकाया तो वही ममता कुलकर्णी भी इसी कुंभ में हीरोइन से साध्वी बन गई। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या ने एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जैसे ही केसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। क्षण भर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और श्रद्धालुओं की भावनाएं उमंग में बदल गई और राम भक्तों की 500 सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हो गई और इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया। धर्म ध्वज फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच व्यापक पूजन अर्चन संपन्न हुआ। यज्ञ कुंडों से उठती आहुतियों की सुगंध और नगाड़ों की गूंज ने समारोह को भव्यता प्रदान की। PM ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को सनातन परंपरा की अखंडता, आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का संदेश दिया। 7000 अतिथि समारोह के साक्षी बने, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मगुरु, व्यापार जगत के प्रमुख लोग, दलित, वंचित, किन्नर और अघोरी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल रहे। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।